में जीवामृत, और हम भी जीवामृत की क्लास लेते हैं, जीवामृत लोगों को बनाना सिखा रहे हैं। और बहुत सारे लोग हमसे जीवामृत पहले भी बना चुके हैं, बहुत सारी विधियां हैं। लेकिन हमको लोग पूछते हैं कि आप ये जीवामृत कैसे बनाते हो, इसमें गौमूत्र का, गोबर का नाम आप नहीं लेते हो, जबकि देश में और जो बहुत सारा जीवामृत का प्रचार प्रसार है उसमें बिना गौमूत्र और बिना गोबर के जीवामृत नहीं बनता। तो अब यहां से एक प्रश्न शुरू होता है, जरा आप उत्तर देना, शांत मन से सोचना इस विषय को। क्योंकि अगर किसी भी विषय को मैंने अपना दिमाग से नहीं चिंतन मनन करके उसमें दिमाग नहीं लगाया, कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर हमको लोग भटका देंगे। जैसे मैंने कहा कि 20 साल पहले से पिछले 2 साल तक देश में जैविक खेती होती रही, और जैविक खेती के नाम पर वर्मी कंपोस्ट का नाम आता रहा, और आज प्राकृतिक खेती के नाम पर जीवामृत का नाम चलेगा। लेकिन प्राकृतिक खेती समझ में नहीं आएगी। तो चलिए देखिए जीवामृत। हमें पूछना चाहिए लोगों से, जीवामृत क्या है? तो लोग बताएंगे कि जीवामृत में 200 लीटर का ड्राम होता है, उसमें 200 लीटर पानी भरा जाता है, उसमें 10 लीटर गौमूत्र डाला जाता है, 5-10 किलो जो है गाय का गोबर डाला जाता है, उसमें 1 किलो गुड़ डाला जाता है, 1 किलो आटा डाला जाता है, आधा किलो चूना डाला जाता है, 250 ग्राम पेड़ के नीचे की मिट्टी डाली जाती है। मतलब जीवामृत बनाने का फार्मूला ये है क्या? 10 किलो 10 लीटर गौमूत्र, 10 किलो गोबर, 1 किलो आटा, 1 किलो गुड़, 500 ग्राम चूना और 500 ग्राम मिट्टी के, बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी, जंगल की मिट्टी, बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी। ठीक है ना? अब ये हमको रटाया जाता है। देश में बहुत सारे लोग ये बनाते हैं, और कितने दिन रख दो? 48 घंटे से 72 घंटे में ये बन जाता है। अब इसकी सच्चाई समझिए। कुछ लोग विज्ञान के लोग हैं, यहां पर विज्ञान भी पढ़े हैं, इंटर तक पढ़े होंगे, और पढ़े लिखे तो सभी लोग हैं, कोई अनपढ़ तो है नहीं। जब विषय आता है जीवामृत, तो हमारे दिमाग में एक पहली भी फिगर आनी चाहिए, जीवामृत क्या है? तो लोग कहेंगे जीवामृत ऐसे बनता है, तो फिर हमारा दिमाग जीवामृत क्यों बनाया जाना है? अगर हमें किसी भी विषय का क्यों, जैसे आप यहां ट्रेनिंग पर आए हो, किसी ने कहा वहां ट्रेनिंग करने जाना, ये भी आपको समझ के आना चाहिए क्यों जाएं। अगर घर में नहीं समझ पाए हो क्यों जाएं, तो यहां पूछो क्यों आए हैं। क्यों का उत्तर अगर नहीं मिलता, जीवन के किसी भी विषय में अगर क्यों शब्द को मैंने नहीं समझा ठीक से, तो फिर बेकार है। तो जीवामृत क्यों? आज लोग कहते हैं जमीन में जीवामृत डालो। बाप दादा कभी जीवामृत नहीं डालते थे। क्यों नहीं डालते थे, और आज क्यों डालना है? ठीक है ना? तो मैं आपको समझाता हूं कि हमारी जमीन जिंदा है। जमीन को मां कहते हैं। मां का मतलब जिंदा है।
किसकी बदौलत जिंदा है? नाना प्रकार के जीव और सूक्ष्म जीवों की वजह से। जमीन के अंदर जीवाणु हैं, जीव हैं, केंचुआ है, दीमक है, गुबरैला है, चूहा है, सांप है, बिच्छू है और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बेनिफिशियल सूक्ष्म जीव हैं। आज हम बड़े जीव मर गए, केंचुआ मर गए, दीमक मर गया, सांप मर गया, बिच्छू मर गया, तो छोटे जीव भी मर गए। अब साहब लोग कहते हैं छोटे जीवों को पुनर्स्थापित करने के लिए जीवामृत डालना है। ठीक है भाई, ये डालेंगे, लेकिन अब एक विषय और आता है, ये मर क्यों गए? क्योंकि अगर मर क्यों गए ये नहीं समझा तो डालोगे फिर मार डालोगे। अभी जीवामृत डाल करके जीवों का संवर्धन करोगे, अगेन फिर मार डालोगे, क्योंकि ये तो पता ही नहीं कि मरे क्यों। तो क्यों मरे? देखिए, मरने के कितने रीजन हैं। खेत की मेड़ पर जो पेड़ थे, एक ये पेड़ है, बरगद का है, पीपल का है, नीम का है, जामुन का है, शीशम का है, कोई भी पेड़ है। आप जानते हैं पेड़ के नीचे जहाँ तक छाया रहती है, मई जून के महीने में भी वहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर नहीं जाता, और जीवाणुओं के संवर्धन के लिए, जीवाणु को जिंदा रहने के लिए टेम्परेचर का 40 से नीचे होना जरूरी है। ये पेड़ है, और तो इसके नीचे जीवाणु पहले मेरे जिंदा रहते थे। मई जून के महीने में जहाँ जहाँ सॉइल में सूरज की ऊष्मा लगती थी वहाँ के नष्ट हो जाते थे। फिर गर्मियों के बाद, जून के बाद जुलाई का महीना आता था, पानी बरसता था, ज़मीन ठंडी हो जाती थी। तो इस बरगद के पेड़, पीपल के, महुआ के पेड़ के नीचे से जीवाणु खिसक करके खेत में फैल जाते थे। वो पेड़ मैंने काटा है। काटा है कि नहीं काटा है? तो एक तो जीवाणु गर्मी से मरता है, और पेड़ काट दिया तो गर्मी से मरेगा। दूसरा, कोई कहेगा कि साहब मैंने नहीं काटा, मेरे खेत में आज भी 2 महुआ के पेड़ जिंदा हैं, मेरे भी मर गए। तो तुम्हारे मरे हैं क्लोरोपाइरीफास के, थिमेटेंजी, फोरेटेंजी, फ्यूराडान के प्रयोग से। तो जीवाणु के मरने की 2 कहानी है, या तो तापमान से, गर्मी से, या रसायन से। इन 2 चीज़ों से जीवाणु मरते हैं। और हमने जीवामृत डाला, जीवामृत डाल के आए, गेहूं बोया था, किसी ने कहा कि राम आश्रे आपके खेत में मैंने दीमक देखी है। बोले हैं? बोले ना विश्वास हो तो तुम चले जाना, आप देखना बहुत सारे गेहूं के पौधे सूख रहे हैं, उखाड़ना तो दीमक मिलेगी। मैंने गया, पौधा उखाड़ा, दीमक मिली। मैं भगा बाजार, 3 लीटर क्लोरोपाइरीफास लाया और खेत में डाल दिया। तो अभी तो आप जीवामृत डाल के आए थे, फिर क्लोरोपाइरीफास डाल दिया, फिर जीवाणु मर गए। तो जीवामृत बनाने के पहले यह पता करना है कि जीवामृत क्यों बनाना है। तो पता चलेगा जीवामृत इसलिए बनाना है कि खेत के लाभदायक जीवाणु मर चुके हैं। तो फिर ये पता करना है मरते क्यों हैं, ताकि जब हमें पता चल जाएगा मरने के 2 कारण हैं, तो वो देर सवेर में कारणों का निवारण कर सकूं। एक बार जीवामृत डालूंगा, फिर खेत की मेड़ पर 2-4-6 अच्छे पेड़ लगाऊंगा, और भविष्य में कोई भी खतरनाक रसायन नहीं डालूंगा, तब जीवामृत डालने का लाभ होगा। ठीक है ना? अब विषय आएगा कि जीवामृत में ये चीजें डालनी है। गौमूत्र डालना है, गोबर डालना है, आटा डालना है, गुड़ डालना है और मिट्टी डालना है। इनमें से कहां पर जीवाणु हैं? जो जीवाणु मेरे खेत में नष्ट हो गए वो मिलेंगे कहां? तो कई किसान, गाय थी जिनके पास, उन्होंने ये गौमूत्र डाला, गोबर डाला, आटा डाला, गुड़ डाला, चूना डाला, और उन्हीं के खेत में बरगद का पेड़ है और उसकी मिट्टी डाल दी। अब देखिए, आप जिस खेत में बरगद का, पीपल का पेड़ है, वहां आपने क्लोरोपाइरीफास डाली हुई है, वहां तो जीवाणु नहीं है।
कोई कहेगा नहीं साहब उस खेत का नहीं डाला, मैंने अपने गांव के खेत का डाला, गांव में जो पेड़ था उसका डाला। वो पेड़ कहाँ था? जहां रोजाना झाड़ू लगती थी। तो जिस बरगद के पीपल के पेड़ के नीचे रोजाना झाड़ू लगती, वहां बैक्टीरिया कहां से आए? तो यहां पर सबसे जो इंपॉर्टेंट विषय है जीवामृत में वो है मिट्टी। और मिट्टी को मैं कहूं, मिट्टी कहां से लानी, सबसे बड़ा विषय है जीवामृत में। सबसे बड़ा विषय है कि मिट्टी कहां से लाई जाए जिसमें जीवाणु हों। अगर वो स्थान, ये दिमाग में हमारा क्लियर हो गया कि अच्छा मिट्टी, यार वो गांव में जो उधर एक पेड़ है बरगद का जहाँ कोई झाड़ू नहीं लगाता, बहुत सारे पत्ते फल सब वहीं गिरते हैं, और ऊपर है कोई खेत अगल बगल नहीं है, वहाँ झाड़ झंखाड़ भी बहुत खड़ा रहता है, उस बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी लानी है। और एक सावधानी और रखनी है, अगर गांव में 300 किसानों को जीवामृत बनाने की विधि बता दी गई और 10-10 किलो मिट्टी सब लोग ले भगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कल वो बरगद के पेड़ पर अस्तित्व तो संकट में पड़ जाए। तो अगर बहुत सारे किसान वहां से मिट्टी लाना चाहते हैं तो फिर एक ही निर्देश है कि 10 किलो अपने खेत की मिट्टी ले जाइए और जहां से मिट्टी लाइए वहीं अपनी मिट्टी छोड़ जाइए। क्योंकि देखो, अगर 2 साल जीवामृत बनाते रहे और 10-10 किलो मिट्टी अगर 300 किसान लाए हैं तो उसकी जड़ जो है, जड़ निकल आएंगी और फिर वो बरगद का पेड़ गिर भी सकता है आंधी तूफान में, कमज़ोर ना करें, ठीक है ना। तो इस विषय का ध्यान रखना है कि हम प्रकृति के वैभव को सजाने चले हैं, प्रकृति के वैभव को खराब करने के लिए आगे नहीं बढ़े हैं। अब ये मिट्टी मुझे मिल गई, ठीक, अच्छी मिट्टी मिल गई। चलिए, अब इस मिट्टी में जीवाणु हैं और आपने क्या डाला? 1 किलो आटा और 1 किलो गुड़ खाने के लिए, और 48 घंटे का समय दिया, और किसी ने कहा नाली में पानी के साथ बहा दो खेत में। 48 घंटे में, 72 घंटे में जीवाणुओं का संवर्धन कितनी देर, कितनी बार होगा? क्या इनकी मात्रा बहुत अधिक संख्या में होगा? जैसे आप दही जमाते हैं, जामन दूध में लगाते हैं, शाम को 4 बजे जामन लगाया और 8 बजे दही खा लोगे शाम को? उसको भी बनने में पूरे 12 घंटे लगते हैं। और कितना होता है? 1 किलो। और इस ड्रम में पानी है 200 लीटर। 200 लीटर पानी में जीवाणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाए तो ना तो 24 घंटे पर्याप्त हैं, 48 घंटे पर्याप्त हैं, और ना 1 किलो गुड़ और 1 किलो आटा पर्याप्त है। क्योंकि बहुत जीवाणु जब होने हैं तो उनको ढेर सारा भोजन चाहिए। तो क्या करना है? हमको 1 किलो गुड़ और 1 किलो आटा तो आज दे दिया, 4 दिन के बाद फिर 2 किलो आटा 2 किलो गुड़ दीजिए, फिर 10 दिन के बाद फिर दीजिए, फिर दीजिए, फिर दीजिए, फिर दीजिए, हर 10वें दिन देते रहिए। और ये जो अच्छा जो जीवामृत तैयार होगा वो कम से कम 2.5-3 महीने में तैयार होगा। कब? जब पेड़ की मिट्टी अच्छी मिल गई है तब। अगर पेड़ के नीचे की मिट्टी में जीवाणु नहीं थे या कम थे तो और टाइम लग सकता है। तो ये कि विज्ञान है जीवाणुओं के संवर्धन का। अब प्रश्न आता है कि गोबर क्यों डाला जाता है? गोबर इसलिए डाला जाता है कि जीवाणुओं को अगर हम आटा चीनी खिलाते रहेंगे, उस ड्रम में अगर 10-15 किलो 20 किलो गोबर पड़ा है तो जीवाणुओं को गोबर खाने की भी हैबिट बनी रहे। क्योंकि जब जीवाणु मेरा बन जाएगा और जब मैं इसको खेत में इनाकुलेट करूँगा तो वहाँ गुड़ और आटा नहीं होगा। अब ये बैक्टीरिया खेत में पड़े हुए फसलों के अवशेष ही खाने इसको। तो कहीं इसकी हैबिट इतनी ना चेंज कर दूं
कि ये 3 महीने तक तो गुड़ आटा खाता रहा और अचानक फिर मैंने कहा कि अब तुम गोबर खाओ। बात समझ रहे ना? जैसे हम लोगों को कोई 2 दिन 4 दिन रबड़ी पूड़ी अच्छा पकवान खिलाता रहे और फिर 3 दिन के बाद कहे कि भाई ये सूखी रोटी ले ले, अब चटनी नहीं, अचार नहीं, नमक नहीं, तो अचानक फिर 1-2 दिन तो खाना अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है ना? तो ये है जीवामृत की जीवामृत जीवाणुओं का संवर्धन है। जीवामृत इसलिए डालना है क्योंकि ज़मीन के जीवाणु नष्ट हो गए, और जीवामृत इसलिए जब डाल दिया है तो फिर मुझे ये ध्यान रखना है कि अब जीवाणु नष्ट ना होने पाएँ। तो पहली शर्त तो ये है कि फसल सुरक्षा रसायन तो हमको स्ट्रिक्टली बैन कर देने हैं। दूसरी चीज़, खेत की मेड़ पर वर्षा ऋतु जब आए तो 4-6 जगह आप पेड़ जरूर लगाएं। प्राकृतिक खेती में पेड़ एक भाग है, तो पेड़ अवश्य लगाएं। तीसरी चीज, ये मैंने इस साल दिया, अगले साल दिया, अगले साल दिया, अगले साल दिया, अगले साल दिया, देते ही चले जा रहे हो, तो जीवाणु क्या खाएगा खेत में? तो अब हमने यूरिया डीएपी की कहानी छोड़ दी, अब हमने जीवामृत की कहानी रट ली। तो यहां तो तुम आटा बेसन चीनी खिला रहे थे, खेत में कुछ दिन तो उसने साल 2 साल 3 साल तक तो जो खेत में स्टोर बायोमास था उसको खाया और खा करके ह्यूमस बनाया, और वो ह्यूमस आपकी फसलें लेती रहीं, और आपने उसमें रेजिड्यू कोई नहीं डाला पलट करके। धान का पुआल वापस नहीं किया, गेहूं का भूसा वापस नहीं किया, सब कुछ वापस लाते रहे, गोबर की खाद नहीं डालते हो। तो अब आप समझिए कि ये जीवामृत के जीवाणु अगर खेत नंगा हो गया, यहां कोई बायोमास नहीं डालोगे तो फिर ये क्या खाएगा? जामन हो और दूध ना हो, दही बनेगा? और दूध हो जामन ना हो, दही बनेगा? कुल मिलाकर के जीवाणुओं का भोजन भी चाहिए। तो जब हमने जीवामृत डाल दिया तो अब आगे से ध्यान रखेंगे, खेत में 10-20 कुंटल कुछ ना कुछ पदार्थ वहाँ छोड़ना है या वहाँ प्रयोग करना है। ठीक है ना? तब ये जीवामृत की कहानी सफल होती है। अब जीवामृत ही प्राकृतिक खेती है ना? जीवामृत में मैंने क्या किया? जमीन के नष्ट हो चुके जीवाणुओं को वहाँ पर पहुँचा दिया है, जो जमीन में फसलों के अवशेष को खा करके ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं। इतनी कहानी हुई है कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने का एक प्रयास मैंने किया है, लेकिन अभी पेड़ नहीं लगाया, अभी खेत की मेड़ नहीं बनाई, अभी खेत की उर्वरा शक्ति के आधार पर कौन सी फसल बोनी थी वो मैंने नहीं सोचा। ठीक है ना? तो फिर कैसे काम चलेगा? तो प्राकृतिक खेती एक समग्र विज्ञान है प्रकृति की सुरक्षा का, जिसमें प्रकृति की एक एक इकाई को मुझे संरक्षित करना है, संवर्धन करना है। एक एक इकाई का पानी नेचुरल रिसोर्स के नाम पर, प्राकृतिक संसाधन के नाम पर सॉइल और वाटर की अवेलेबिलिटी को ठीक करना है, और जैव विविधता के नाम पर चिड़िया को, मधुमक्खी को, दीमक को, तितली को, जितने भी जीव जगत की माया है, नाना प्रकार की वनस्पतियों को, उनको भी संभाल करके रखना है। यानी प्रकृति की खुशहाली का नाम है जीवन, और प्रकृति अगर खुशहाल है तो मैं खुशहाल हूँ, और प्रकृति अगर खुशहाल नहीं है तो मैं खुशहाल नहीं हूँ। ठीक है ना? जैसे कहते हैं कि एक रोती हुई माँ, भूखी हुई माँ, पीड़ित माँ का बच्चा कभी सुखी नहीं रह सकता। तो अब हमारी माँ कौन है? ये धरती माँ, ये प्रकृति माँ मेरी माँ है, और जब तक ये प्रकृति माँ नहीं मुस्कुरा देगी तब तक मेरे चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं ला सकता। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं।